नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीत भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ हम उन टॉपिक्स का समावेश कर रहे हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये हमारी 8वीं क्लास है क्रैश कोर्स की, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है साथियों, आज हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कल से आपको हमारी चौथी यूनिट लेकर आएंगे, और चौथी यूनिट में हम आपको कराएंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स हमारी बाकी की क्लासों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने सारी क्लासों को लिंक दे रखा है, और क्लास के लास्ट में आपको स्क्रीन पर ही एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप हमारी सारी क्लासों को देख सकते हैं। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो साथियों, जैसा कि हम कल बता रहे थे आपको डोमर मॉडल के बारे में, कुछ एक दो बातें रह गई थी डोमर मॉडल के बारे में, उनको हम आज कंप्लीट कर रहे थे। डोमर मॉडल, तो साथियों डोमर मॉडल जो था, इसमें ना बड़े संशय है कि ये 1946 में आया था या फिर 47 में। तो साथियों, आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से एक ही सन मिलेगी ऑप्शन में, और ज़्यादा सही ये वाली है 1946। ठीक है साथियों, तो जैसे कि कल जब हम डोमर मॉडल पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया था। बाकी इसका एक फॉर्मूला और रह गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो साथ ही इसका दूसरा फॉर्मूला जो है वो डेल आई अपॉन आई बराबर एस ए। ठीक है साथियों, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी यही फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे साथियों डेल आई जो हमारा है निवेश में परिवर्तन है, निवेश में परिवर्तन, और ये डेल आई, और आई हमारा निवेश है, निवेश, और एस जो है हमारा, ये हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और हमारा जो ए है ये पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम है, पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम। ठीक है साथियों, इसकी एजम्पशन मैंने आपको कल पढ़ा दी थी। तो आगे अब हम बात करेंगे आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत के बारे में। आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है साथियों, तो ये क्लासिकल है। ठीक है साथियों, पूरा नाम है इसका क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो साथियों इसकी मान्यताएं जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है, यानी कि एजम्पशन।
एजम्पशन। ठीक है साथियों, तो इसकी एजम्पशन लिखेंगे आप नंबर 1। भाई साथियों, क्लासिकल में जो बहुत ही फेमस है, लेसिस फेयर पॉलिसी। लेसिस फेयर पॉलिसी साथियों एक ऐसी पॉलिसी होती है कि जब अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है साथियों, यानी कि अहस्तक्षेप नीति। क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे वो ऐसा मानकर चलते थे। नंबर 2, कैपिटल एक्यूमुलेशन द की ऑफ प्रोग्रेस। की ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है साथियों, इसका मतलब है कि जो पूंजी संचय आर्थिक विकास की कुंजी है। यानी पूंजी संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन, वो किस आर्थिक विकास की कुंजी है। ठीक है, और नंबर 3 जो हमारी मान्यता है इसकी, प्रॉफिट। साथ ही मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ जिनको भी इंग्लिश चाहिए, बाकी मैं हिंदी में लिखूंगा क्योंकि हिंदी में ज़्यादा हमारे जो है छात्र हिंदी में मांगते हैं। तो अब मैं इंग्लिश बोल दूंगा, बाकी आप इंग्लिश को समझें और हिंदी में जो है लिख लें। प्रॉफिट द इंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट, यानी लाभ निवेश की प्रेरणा है। लाभ जो क्या है, लाभ निवेश की प्रेरणा। क्योंकि साथियों दोनों भाषाओं में लिखना क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं इंग्लिश बोल दिया करूँगा, आप इंग्लिश लिख लिया करें बोलते टाइम, जिसको जो भी साथी हमारे नोट्स बना रहे हैं। बाकी हिंदी मैं बोला करूँगा, ठीक है, हिंदी लिखा करूँगा और इंग्लिश बोला करूँगा। तो साथियों लाभ निवेश की प्रेरणा मतलब क्या है कि जो निवेश है ना, निवेश, इससे लाभ मिलता है हमें, और जब लाभ मिलता है तो इससे क्या होती है, निवेश की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, नंबर 4, टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट टू डिक्लाइन, यानी लाभ घटने की प्रवृत्ति होती है। लाभ घटने की प्रवृत्ति। तो साथियों यहाँ कुछ मान्यताएं थी जो इंपॉर्टेंट मान्यताएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ ये करा दिया। साथियों आगे हम बात करेंगे, मैंने शुम्पीटर का सिद्धांत आपको कल करा दिया था। आगे हमारा हेरेट डॉमर भी हो गया है, आगे हमारा है सोलो का मॉडल। तो साथियों डोमर का जो मॉडल था, डोमर के मॉडल में यहाँ पर हेरेट डोमर के मॉडल में एक पॉइंट ये रह गया था कि छुरी धार, जो सम्मिलित वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत आता है। छुरी धार संतुलन ये किसने दिया था, तो ये हेरोड ने दिया था। ठीक है, मैथिंग वाले क्वेश्चन में ये आ जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब आगे जो है हम बात करेंगे सोलो मॉडल के बारे में। सोलो मॉडल, सोलो मॉडल। ठीक है साथियों, सोलो मॉडल, और इसको 1956 में प्रतिपादन किया था, और सोलो ने इसको इनको इसका प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है। तो साथियों सोलो मॉडल क्या है, वैसे तो ये सोलो मॉडल जो है ना, ये विकल्प है, या फिर हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष है। किसका, हेरोड डोमर मॉडल का, हेरोड डोमर मॉडल का। ठीक है साथियों, हेरोड डोमर मॉडल का ये निष्कर्ष है, और ये पहला न्यू क्लासिकल मॉडल है, पहला
न्यू क्लासिकल मॉडल है, पहला न्यू क्लासिकल मॉडल है। ठीक है। हेरोडोमर मॉडल, हेरोडोमर मॉडल क्या था कि ये, जैसे मैंने आपको बताया था, चाकूदार संतुलन। ये कहता था कि अगर एक बार अर्थव्यवस्था अपने संतुलन से भटक जाए तो ये कभी भी उस संतुलन बिंदु पर वापस नहीं आएगी। तो इस बात को, जो संतुलन वाली बात थी ना, हेरोडोमर कहता था कि ये संतुलन से अगर एक बार कोई भी अर्थव्यवस्था भटक जाती है तो वो दोबारा उस पॉइंट पर कभी वापस नहीं आती है। लेकिन सोलो ने क्या कहा था, सोलो ने यहाँ कहा था कि अगर एक बार कोई अर्थव्यवस्था अपने संतुलन से भटक भी जाती है तो अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्तियाँ पाई जाती हैं कि वो जो अर्थव्यवस्था है ना वापस से संतुलन में आ जाए। तो यही इन दोनों में मेन अंतर है। बाकी ये इसका विकल्प और निष्कर्ष कहलाता है हेरोडोमर मॉडल का, और ये पहला न्यू क्लासिकल मॉडल है। तो सोलो ग्रोथ मॉडल आर्थिक विकास का एक मॉडल है जो जनसंख्या वृद्धि दर, बचत दर और तकनीकी प्रगति दर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय के साथ अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन का विश्लेषण करता है। किस किस में? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, बचत दर, और तकनीकी प्रगति दर, तकनीकी प्रगति दर। इनमें क्या करता है? परिवर्तन करता है सब में। इनके परिवर्तन, के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन का विश्लेषण करता है। मतलब जब इन चीजों में चेंज होगा तो हमारे उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, इनका मतलब जनसंख्या वृद्धि दर, बचत दर और तकनीकी प्रगति दर, इनका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें ये कौन बताता है? सोलो मॉडल बताता है। साथियों, इसकी मान्यताओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मान्यताओं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। मान्यताएं, ठीक है। नंबर 1, जनसंख्या स्थिर दर से बढ़ती है। जनसंख्या स्थिर दर से बढ़ती है। नंबर 2, उपभोक्ता अपनी आय का स्थिर अनुपात बचाते हैं। उपभोक्ता अपनी आय का स्थिर अनुपात बचाते हैं। शेष का, तो जो बच गया बचाते हैं, बचाने के बाद जो बच गया उसका उपभोग कर लेते हैं। शेष का उपभोग करते हैं। ठीक है साथियों। आगे नंबर 3, ये मॉडल मानता है, ये मॉडल मानता है कि उत्पादन फंक्शन निरंतर रिटर्न टू स्केल प्रदर्शित करता है। ठीक है साथियों, यानी ये मॉडल क्या करता है? रिटर्न टू स्केल प्रदर्शित करता है। तो साथियों, इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। डायरेक्टली फॉर्मूला भी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा। ठीक है।
ठीक है, ये हो गया एक। इसमें बता देता हूँ कि बाई हमारा जो है ना, बाई क्या है हमारा, इनकम। ठीक है, एफ हमारा फंक्शन हो गया किसका, कैपिटल और लेबर का, यानी के कैपिटल, कैपिटल और एल फॉर लेबर। ठीक है, श्रम पूंजी, और ये क्या हो गई हमारी आय। ठीक है, आय। अब क्या करेंगे हम कि ये वाली जो इक्वेशन है, आगे आगे बताते हैं अगले पेज में, कि बाई बराबर एफ ऑफ के। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि जो ये वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम हिंदी में लिखते हैं। इस समीकरण को, इसको हम इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को एल से भाग करने पर, एल से भाग करने क्या होगा साथियों, बाई बराबर एफ ऑफ के अपॉन एल इंटू एल अपॉन एल। तो ये कट जाएगा, तो बाई बराबर हमारा आ जाएगा एफ ऑफ के अपॉन एल। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आया है, तो आप इसको भी याद रखें। और बाकी के बराबर क्या है, एल बराबर क्या है, बाई बाई बराबर क्या है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ से एक बात निकल कर आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि आउटपुट, फिर से मैं इंग्लिश में आ गया, चलो इसे इंग्लिश में लिखते हैं। आउटपुट पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल वर्कर, ऑफ कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, यानी जो कैपिटल पर वर्कर ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया, ये किसका फंक्शन है, आउटपुट पर वर्कर। ठीक है, यानी आई का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इसमें सोलो मॉडल में स्टडी स्टेट कम होती है, यानी स्थिर अवस्था की स्थिति क्या होती है। सोलो मॉडल में स्टडी स्टेट यानी कंडीशन, कंडीशन ऑफ स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट स्थिर अवस्था की स्थिति, स्थिर अवस्था की स्थिति। ठीक है, तो साथियों एक फॉर्मूला होता है डेल के बराबर आई माइनस टी, ये यहाँ स्थिर अवस्था की स्थिति होती है, और ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ डेल के जो हमारा चेंज इन कैपिटल, डेल के बराबर क्या है, चेंज इन कैपिटल, आई हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, और डी हमारा डेप्रीसिएशन यानी कि निवेश, पूंजी में परिवर्तन या पूंजी की दर में परिवर्तन, और डेप्रिसिएशन हमारा ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास। ठीक है साथियों, आगे इसमें एक कंसेप्ट और होता है गोल्डन रूल। ठीक है, क्या होता है गोल्डन रूल, ये क्या होता है, एक ऐसा रेट
ऐसी दर जिस पर जो हमारा उपभोग होता है ना, उपभोग अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। ठीक है साथियों, तो आगे अब हम बात करेंगे लीव्स थ्योरी के बारे में। लीव्स, कुछ लोग इसे लेविस की थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, लीव्स थ्योरी यानी कि लीव्स मॉडल या लीव्स सिद्धांत, जो भी आप समझे। ठीक है, तो लीव्स साहब ने अपने सिद्धांत में क्या बताया था? इन्होंने एक बात कही थी, और इनका सिद्धांत यानी बात क्या कही थी, सिद्धांत है ना वो इस नाम से आना था, थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर। यानी कि साथियों इन्होंने बताया था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, उसमें हमारे दो सेक्टर होते हैं। दो सेक्टर होते हैं, कौन कौन से? एक तो एग्रीकल्चर होता है और दूसरा इंडस्ट्री। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर, सॉरी, पहला एग्रीकल्चर और दूसरा होता है कैपिटल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा कैपिटल सेक्टर, कैपिटल सेक्टर। ठीक है, तो साथियों जो कृषि होती है ना, कृषि, ये वाली हमारी कृषि में क्या पाया जाता है? कृषि में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, यानी कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। अब साथियों छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि गांव में मान लो अगर एक बीघा का खेत है किसी के पास। ठीक है, अब एक बीघे के काम में मान लो, एक बीघे खेत के काम में मान लो एक मजदूर काफी है। अब क्या होगा कि इसमें एक की जगह 3 लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, तो वो दो क्या समझेंगे कि हमें काम मिल रहा है, लेकिन असल में ये क्या आई है, दो व्यक्ति क्या ये छिपी हुई बेरोजगारी में शामिल है। यानी कि जो काम 3 व्यक्तियों से चल रहा है ना, वो एक व्यक्ति से काम चल जाएगा। ठीक है, इसका कारण क्या है कि कृषि की जो सीमांत उत्पादकता होती है ना, यहाँ लिख लो आप, कृषि की सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? 0 होती है, और इसीलिए इसमें छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, लेविस कहते हैं कि आर्थिक विकास तब होता है जब श्रम को निर्वाह क्षेत्र से निकालकर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से निकालकर, इसे इन्होंने निर्वाह क्षेत्र भी कहा है, निर्वाह क्षेत्र, यानी कि इसमें केवल आप जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है, कृषि करके आप क्या कर सकते हैं? जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अब जैसे मान लो इंसान को जीने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश होती है, हमारा इकोनॉमिक्स काम ही इस पर करता है। तो ये निर्वाह क्षेत्र से निकालकर मजदूरी को कहाँ डालते हैं? मजदूर को कहाँ डालते हैं? कैपिटल सेक्टर में। और जब कैपिटल सेक्टर में कोई श्रम जब आता है तो उसकी जो इनकम होती है ना, इनकम बढ़ जाती है, और छिपी हुई रोजगारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो निर्वाह क्षेत्र से निकालकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप पूंजी संचय होने लगता है। यानी कि निर्वाह क्षेत्र में क्या कर रहा था?
अब किसी को मान लो 100 रुपये का खर्चा है उसका और 100 रुपये कमा रहा है, तो इसकी बचत क्या होगी? शून्य होगी। अब मान लो ये था कृषि क्षेत्र में, ठीक है, इसी एग्रीकल्चर में था ये। अब यही बंदा कहाँ गया? यही जो श्रम था हमारा कहाँ गया? कैपिटल सेक्टर में आ गया। कैपिटल सेक्टर में आ गया। अब इसकी रोज की कमाई मान लो 200 हो गई। अब मान लो ये 200 में से 150 खर्च कर रहा है, फिर 50 रुपये तो बचा रहा है फिर भी ये। तो यही क्या, इसी बात को तो कहा है लुईस ने कि जब हम श्रम को निर्वात क्षेत्र से निकाल कर पूंजीवादी सेक्टर में लगाते हैं, कैपिटल सेक्टर में लाते हैं, तो पूंजी का संचय होता है। क्या होता है? पूंजी का संचय होता है। पूंजी का संचय होने लगता है, तो यही पूंजी का संचय होने लगता है, ठीक है। और बाकी आप याद रखें कि इन्होंने 2 सेक्टर बनाए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर और कैपिटल सेक्टर। और थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन में भी आता है और वैसे ही पूछ लिया जाता है, तो आप इन दोनों को याद रखें। आगे हम बात करेंगे फाई और रेनिस के सिद्धांत की। किसकी? फाई और रेनिस के सिद्धांत की। फाई और रेनिस के सिद्धांत की। इन्होंने क्या बताया था फाई और रेनिस ने? सबसे पहली बात तो इनका एक लेख था, वो बड़ा फेमस है और मैचिंग वाले क्वेश्चन में, और मतलब किसी न किसी रूप में वो ये लेख जो पूछ लिया जाता है। लेख, ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है साथियों। ये फाई रेनिस का लेख था। इन्होंने भी क्या किया था ना, इन्होंने लेविस की तरह बताया था कि कृषि में अधिक श्रम काम पर लगा हुआ है। किसमें? कृषि में श्रम क्या है? कृषि में अधिक श्रम काम पर लगा हुआ है। तो ये जो अधिक श्रम है ना, जो ज्यादा वाला श्रम है, इसको कृषि क्षेत्र छोड़कर कहाँ डाल दो? इंडस्ट्री एरिया में, इंडस्ट्री सेक्टर में डाल दो। यानी कि उद्योग में डाल दो इसे, उद्योग क्षेत्र में। ये जो हमारा बढ़ा हुआ श्रम है, इसको कृषि क्षेत्र से उठाकर कहाँ डाल दो? उद्योग क्षेत्र में डाल दो। तो जब उद्योग क्षेत्र में ये आ जाएगा तो क्या होगा? जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से काम करने लगेगी। आगे हम बात करेंगे लेविनस्टीन थ्योरी। लेविनस्टीन थ्योरी या लेविनस्टीन का सिद्धांत। लेविनस्टीन का सिद्धांत, ठीक है साथियों। तो लेविनस्टीन ने जो कंसेप्ट दिया था वो था मिनिमम एफोर्ट थ्योरी, या फिर इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट थ्योरी, ठीक है साथियों। हिंदी में से हम बोलते हैं क्रांतिक या महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, ठीक है साथियों। तो इन्होंने कहा था कि जब अल्प विकसित देशों में, जैसे आपने उनको पढ़ा होगा रेगनर नर्से साहब को, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी देश में मतलब क्या होता है, गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है। तो इन्होंने भी कहा था कि जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, कैसे अल्प विकसित देश जो होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है। गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है, ठीक है। तो इस गरीबी के दुष्चक्र से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास सिद्धांत महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास करना होगा। महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास करना होगा, या फिर क्रांतिक न्यूनतम
प्रयास करना होगा, तब हम इस गरीबी के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि अल्पविकसित देशों में गरीबी के दुष्चक्र पाया जाता है जो इन्हें प्रति व्यक्ति निम्न आय संतुलन स्थिति के इर्द गिर्द रखता है। यानी क्या होता है कि गरीब का दुष्चक्र क्या रखता है, प्रति व्यक्ति जो आय होती है ना, इसको न्यूनतम रखेगा। और जब प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होगी तो क्या होगा, बचत ही नहीं होगी। बचत ही नहीं होगी तो क्या होगा, भाई मैंने आपको पढ़ाया था रैग्नार्स्के वाला, उसी की तरह बचत नहीं होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यानी कि निवेश नहीं होगा। और निवेश नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, निवेश ही नहीं होगा तो हमारा पूंजी संचय, सॉरी, निवेश नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी पैसा ही नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक अल्पविकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। तो इस गरीबी के दुष्चक्र से निकलने के लिए लेविनस्टीन ने कौन सा सिद्धांत बताया था, मिनिमम इफोर्ट थ्योरी। ठीक है, मिनिमम इफोर्ट थ्योरी। और इन्होंने साथियों बड़ी दो बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इन्होंने जनसंख्या जो है ना, हमारी जनसंख्या इसको आय मंदक माना था। आय मंदक यानी इनकम डेप्रिसिएशन, ठीक है। और निवेश को इन्होंने आय उत्पादक माना था। निवेश को क्या माना था, आय उत्पादक। आय उत्पादक यानी इनकम जनरेटिंग। ठीक है साथियों, आगे हमारी एक थ्योरी और है जिसका नाम है नेल्सन्स लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप थ्योरी। नेल्सन का निम्न स्तर संतुलन का सिद्धांत तो साथियों इनने क्या बताया था कि जब एक अल्पविकसित देश है और उसकी जीडीपी क्या है, अल्पविकसित देश है, उसकी जीडीपी क्या है, कम है, तो उत्पादन क्या होगा, जब जीडीपी कम है तो क्या होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन भी हमारा कम होगा। ठीक है। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो उस देश में कम उत्पादन की वजह से, जब जीडीपी कम है तो प्रोडक्शन कम उत्पादन की वजह से इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और यहाँ पर वही वाली स्थिति आ जाएगी गरीबी के दुष्चक्र वाली, ठीक है साथियों। और अर्थव्यवस्था क्या होती है, जब जीडीपी कम होती है और प्रोडक्शन कम होता है तो अर्थव्यवस्था एक जाल में फंस जाती है। ठीक है। और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है निम्न स्तर संतुलन, मतलब निम्न स्तर की अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है। और जब इससे निकलना है, तो क्या करना होगा, हमें अपनी जो प्रोडक्शन क्षमता है ना वो बढ़ानी पड़ेगी। और जब प्रोडक्शन क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा, जीडीपी खुद बढ़ जाएगी। और इस तरह से हमारा जो अल्पविकसित देश है ना वो एक विकसित देश की तरफ मुड़ जाएगा। आगे हम बात करेंगे बड़े धक्के का सिद्धांत। बड़े धक्के का सिद्धांत साथियों इसको दिया था रोजेनस्टीन रोडान ने। ठीक है, रोजेनस्टीन रोडान ने। ठीक है, कि जब एक अल्पविकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे जीडीपी कम है, पूंजी संचय की दर कम है,
कैपिटल एक्यूमुलेशन कम है, और क्या है, जो हमारी सेविंग करने की क्षमता है ना वो भी कम है, पर कैपिटा इनकम भी कम है। तो इन सब से निकलने का क्या तरीका है कि हम एक बड़े धक्के का सिद्धांत प्रयोग करेंगे। मतलब बड़े धक्के के सिद्धांत में रोजेनस्टीन-रोडा ने बताया था कि हम यहाँ एक बार में इतना सारा निवेश करेंगे कि सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। और जब सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी तो एक जो अविकसित देश है वो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, एक सही स्थिति में वो पहुँच जाएगा। तो आपको क्वेश्चन यही याद रखना है कि बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था, रोजेनस्टीन-रोडा ने। तो साथियों ये हमारी बिग पुश थ्योरी है, ठीक है, बिग पुश थ्योरी। साथियों एक कॉन्सेप्ट और है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थ्योरी ऑफ बिग पुश, थ्योरी ऑफ बिग पुश। ये हमारी क्या है, ये बिग पुश थ्योरी है जो किसने दी थी, रोजेनस्टीन-रोडा ने। थ्योरी ऑफ बिग पुश को दिया था लेविनस्टीन ने। बस यही आपको याद रखना है, लेविनस्टीन ने, ठीक है, लेविनस्टीन। लेविनस्टीन, ठीक है। यानी थ्योरी ऑफ बिग पुश किसने दिया है, लेविनस्टीन ने, और बिग पुश थ्योरी किसने दी है, रोजेनस्टीन-रोडा ने। दोनों सम्मिलित क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब सुमेलित वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इन दोनों में अंतर याद रखें। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे साथ बने रहें। और साथियों हमारी क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आज हमारी 8वीं क्लास हो चुकी है और 3 यूनिट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे हमारे 7 यूनिट बचे हैं। 7 यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम एक ऐसी क्लास लेकर आएंगे कि जिस भी छात्र ने हमारी क्रैश कोर्स और आगे जो हम क्लास लाने वाले हैं जिसका नाम है की पॉइंट, ठीक है, ये हमारी 15 दिन की समथिंग क्लास चलेगी। अगर ये दोनों क्लास आप देखकर एग्जाम में जाते हैं तो आपको मैं आशा दिला सकता हूँ कि एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो साथियों इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।